हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए मानव शरीर से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, AB पॉजिटिव। दोस्तों याद रखिए, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। अब ये जो है ना, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रूप पाए जाते हैं, जैसे कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव। और A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। तो इस तरीके से 8 तरह के जो है रक्त समूह पाए जाते हैं। अब ये जो AB पॉजिटिव है, इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए इस ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन A, त्वचा। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में त्वचा पाया जाता है, अगर हम बाहरी अंग की बात करें तो। और त्वचा के 3 परत होते हैं, कौन कौन से? एपिडर्मिस, ये सबसे बाहरी परत है। उसके बाद आता है बीच का परत डर्मिस, और सबसे अंदरूनी परत को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस याद रखिए, त्वचा के 3 परत है। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस, फिर मध्य का जो परत है वो डर्मिस, और जो अंदर का परत है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन C, 4। कौन कौन से, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए, दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 चैम्बर होते हैं। इसको हिंदी में कोष्ठ कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन C, 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन B, तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है। दोस्तों, न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन A, 6। दोस्तों, मानव मूत्र का pH मान होता है 6। और यदि हम रक्त का pH मान देखें तो वो होता है 7.2 से लेकर 7.5। और यदि हम लार का pH देखें, जो मुंह में बनता है ना लार, उसका होता है 6.4 से लेकर 6.8। और यदि हम वीर्य का pH मान देखें तो वो होता है 7.5। और यदि मूत्र का देखें तो वो कितना होता है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। मानव शरीर में एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन C, 20। मानव शरीर में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। और दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए, इस 20 में से जो 9 एमिनो एसिड हैं उसको आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है, और 11 एमिनो एसिड को गैर आवश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 20, जिसमें 9 आवश्यक और 11 जो है वो गैर आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन D, टाइलिन। दोस्तों याद रखिए, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और ये किसका पाचन करता है? ये स्टार्च का पाचन करता है। और याद रखिए, टाइलिन के साथ साथ लार में लाइजोजाइम भी पाया जाता है, लाइजोजाइम एंजाइम। और ये क्या करता है? ये जीवाणु रोधी होता है, ये जीवाणुओं को मारने का काम करता है। तो टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है, और लाइजोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन D, पैर। दोस्तों याद रखिए, मानव शरीर में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, अगर एग्जाम में पूछे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिए वो फीमर हड्डी है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? जो जांघ है वहाँ पाया जाता है। और अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए एग्जाम में, तो आप याद रखिए वो होता है स्टेपीज। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? कान में। ठीक है, तो टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? पैर में। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, ये जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, और ये कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 1 से 1.5 लीटर।
दोस्तों ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ये एवरेज लिया गया है और ये डिपेंड भी करता है कि मानव शरीर का वजन कितना है, कोई व्यक्ति कितना पानी पीता है, उसकी शारीरिक गतिविधि कितनी है। अगर पानी ज़्यादा पी रहा है, शारीरिक गतिविधि भी बहुत अधिक है, तो फिर ज़्यादा मूत्र की मात्रा बनेगा। क्लियर है? फिर भी आप एवरेज मानकर चलिए कि 1 से 1.5 लीटर जो है वो सामान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण होता है और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पुरुषों के क्रोमोसोम पर। दोस्तों याद रखिए, जो शिशु मादा होती है, जो फीमेल बेबी होती है, उसमें जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो होता है XX, अगर ये मादा है तो, फीमेल है तो, और यदि ये नर है तो उसमें पाया जाएगा XY। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 सेकंड। दोस्तों मानव शरीर में पूरा रक्त परिभ्रमण करने में 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 72 बार 1 मिनट में। तो 72 बार प्रति मिनट है ये। और दोस्तों याद रखिए, अगर कोई एथलीट है, खिलाड़ी है, तो जब वो दौड़ता है तो उसका हार्ट बीट पहुंच जाता है 100 बीट पर मिनट। और यदि हम शिशुओं की बात करें, बिल्कुल नवजात, तो उसका और भी ज़्यादा होता है, 160 बीट पर मिनट। तो इसको आप याद रखिए। लेकिन अगर एक वयस्क मनुष्य, सामान्य मनुष्य की अगर हम बात करें, तो वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से दोस्तों ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और यदि हम बैरोमीटर की बात करें तो इससे वायु दाब मापा जाता है। और ये जो हाइड्रोमीटर है उससे द्रव का घनत्व मापा जाता है। तो रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख से। दोस्तों मुख से ही, जैसे ही हम भोजन का निवाला अपनी मुंह में डालते हैं ना, पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और यदि एग्जाम में ये पूछता कि भोजन का पूरा पाचन अंतिम कहाँ तक होता है, तो वो है फिर छोटी आंत। क्लियर है? तो प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख से, और अंत जो है वो छोटी आंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 से 20 दिन। दोस्तों ये एवरेज लिया गया है, 13 से 20 दिन श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त को हम लोग WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। और याद रखिएगा, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स। और याद रखिए दोस्तों, जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, इसका जो है अगर हम जीवन काल की बात करें तो वो लगभग जो है 20 से 120 दिन तक हो सकता है। क्लियर है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होगा? 13 से 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैलोलॉजी। दोस्तों कैलोलॉजी क्या है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। अब एक दो चीज और याद रख लीजिए, जैसे कि कृषि विज्ञान का अध्ययन, इसको बोला जाता है एग्रोलॉजी। कृषि विज्ञान का अध्ययन एग्रोलॉजी। जैसे कि घास विज्ञान होता है, घास विज्ञान के अध्ययन को बोलते हैं एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी। क्लियर है? तो सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर लगभग कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 से 18 बार प्रति मिनट श्वसन दर होती है एक स्वस्थ मनुष्य में। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सामान्य श्वसन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए सामान्य श्वसन की क्रिया को यूपनिया कहा जाता है। क्लियर है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में श्वसन की दर कितनी है? 16 से 18 बार प्रति मिनट। और जो सामान्य श्वसन की दर है उसको यूपनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1350 से लेके 1400 ग्राम। अब ये जो है एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। लेकिन अगर मैं जेंडर के आधार पर बोलूँ, तो अगर मैं पुरुषों के बारे में बोलूँ दोस्तों, तो वो होता है लगभग 1336 ग्राम। ये लगभग की बात की जा रही है ना। और अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो उसका कितना होता है? 1198 ग्राम। तो ये बोल सकते हैं कि महिलाओं का जो मस्तिष्क है वो थोड़ा सा वजन में कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7%। दोस्तों आपके शरीर का जो वजन है उसका अगर आप 7% निकालेंगे वो आपके रक्त का वजन होगा। और देखिए स्थान के आधार पर बदलता भी है ये, जैसे कि जो लोग बहुत ऊंचाई में रहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पहाड़ में जो चढ़ता है, तो वहाँ पर जो है रक्त की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन घनत्व बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन। दोस्तों याद रखिए ये जो प्रोटीन होता है ना वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये ऊतकों के निर्माण में, मसल्स के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऊतक क्या होता है तो याद रखिए ये कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, जो कि किससे बना होता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, लेकिन प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरिया के कारण। दोस्तों याद रखिए जो सामान्य मूत्र होता है उसमें पानी की जो मात्रा होती है वो 91 से 96% तक होती है और जो बाकी जो बच गया % उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और ये बोल सकते हैं क्रिएटिनिन और अन्य आयन पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डबल हेलिक्स। दोस्तों हमारे शरीर में जो डीएनए पाया जाता है उसकी जो आकृति है वो डबल हेलिक्स है, कुछ इस तरीके से है ये तो ये डबल हेलिक्स हो गया। ठीक है। और वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के डीएनए मॉडल पाए जाते हैं। एक होता है डीएनए ए, दूसरा डीएनए मॉडल है डीएनए बी और तीसरा डीएनए मॉडल है डीएनए जेड। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की है तो याद रखना जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक। क्या बोला मैंने? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस किक ने डीएनए की खोज की है और उन्होंने डीएनए जेड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिडर्मिस की कितनी परतें होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। देखिए दोस्तों जो त्वचा होता है उसकी 3 परत होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो सबसे बाहरी परत कौन सी है? एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के अंदर भी 3 परत पाई जाती है, ये मैंने नाम लिखा हुआ है, स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये जो है किसका 5 परत हो गया दोस्तों? ये एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस क्या है? त्वचा की सबसे बाहरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम फिर, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हंसली की हड्डी। दोस्तों ये जो हंसली की हड्डी है ये टफ नाम लग रहा है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉलर बोन। ये इमेज में आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है कॉलर बोन और ये काफी नाजुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कॉर्निया। दोस्तों ये सबसे संवेदनशील संरचना है और इसमें रक्त वाहिका नहीं होती है। ये पारदर्शी होता है, याद रखिए ये पारदर्शी होता है और इसी से ही जो है प्रकाश हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है। और ये जो कॉर्निया होती है वो प्रोटीन और कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेरिब्रम। दोस्तों सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि इसका कार्य क्या है तो इसका कार्य है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, गति में संतुलन बनाए रखना। जो आप चलते हैं ना तो आप जो संतुलित होकर चलते हैं वो भी जो है सेरिब्रम कंट्रोल करता है उसको, और जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सुनने हैं, इन सबको संतुलित करने का काम करते हैं सेरिब्रम। तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लाल रक्त कणिकाएं रेड ब्लड सेल्स मुख्यतः कहाँ बनती है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसको बोन मैरो भी कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी क्या होता है? ये रक्त की कोशिका है और ये क्या करता है?
हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसकी सहायता से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है क्या? लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत। दोस्तों यकृत, लिवर में यूरिया का निर्माण होता है। और यूरिया के बारे में आपको बता दूं कि ये जो यूरिया है वो एमिनो एसिड का मेटाबोलाइट है। मतलब जब यूरिया को तोड़ा जाए तो वो एमिनो एसिड में टूटेगा। और ये इसका निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर के यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डायलिसिस। दोस्तों याद रखिए, जब भी किसी मनुष्य में किडनी की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध किया जाता है और इस प्रक्रिया को बोला जाता है डायलिसिस। तो जो भी किडनी रोगी होते हैं ना, उनमें ये प्रक्रियाएं होती है डायलिसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फीमर। दोस्तों फीमर आप जानते ही हैं, ये जांघ की हड्डी है, सबसे लंबी है, सबसे मजबूत हड्डी होती है ये। कौन सी? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किडनी। ये रक्त को छानने का काम करता है, छन्नी की तरह काम करता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो बीन का आकार है ना, राजमा के आकार का, इसी को बोला जाता है किडनी। तो ये दोनों तरफ पाया जाता है। तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा हुआ? किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी याद रखिए, किडनी को वृक्क भी कहा जाता है हिंदी में। तो कभी आपको किडनी ना मिले तो वो वृक्क मिलेगा। वृक्क, ये बहुत ही हिंदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीवर। दोस्तों अगर बाहरी अंग की बात की जाए तो वो त्वचा होगा, लेकिन आंतरिक अंगों की बात की जाए तो वो लीवर होगा। और अगर मैं आपको बता दूं, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, लिवर के अध्ययन को बोला जाता है हेपेटोलॉजी। और ये जो लिवर होता है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स, इन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है लिवर। और ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा, याद रखिए, आंतरिक अंग है। बाह्य अंग अलग होगा, आंतरिक अंग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लिवर। लिवर जो है वो मानव शरीर का सबसे भारी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यकृत, लिवर में। दोस्तों याद रखिए, ये जो विटामिन ए होता है वो रेटिनाइल एस्टर के रूप में यकृत में सुरक्षित रहता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन ए कौन कौन से खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, तो याद रखिए अंडा, गाजर, सोयाबीन में विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। ये आंख से संबंधित बीमारी होती है रतौंधी, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 46, जो कि 23 जोड़े में रहती है। दोस्तों याद रखिए, इनमें से ऑटोसोम्स जो होता है, ऑटोसोम्स ये होता है 22 जोड़ा, मतलब कि 44। और ये जो एक जोड़ी होती है ना, 2 क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं लिंग। लिंग गुणसूत्र या लिंग क्रोमोसोम जो भी है। और ये जो होता है मादा में होता है XX, और जो नर होता है उसमें पाया जाता है XY। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 120 दिन का। आरबीसीज का जो एवरेज लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है दोस्तों, वो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनिमल। एनिमल जो है दोस्तों वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट
से मिलकर बना होता है और याद रखिए ये दांत को सुरक्षा प्रदान करता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियां कुल कितनी संख्या में होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। और याद रखिए सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो है स्टेपेडियस। स्टेपेडियस जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 7.4। 7.4 जो है वो मानव रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी स्टेपिस। दोस्तों स्टेपिस कौन सी हड्डी होती है? ये कान की हड्डी होती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मास्सेटर। और ये मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? ये जबड़े में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिए ये ठोस पदार्थ को चबाने के काम आती है और इसलिए जो है ये सबसे मजबूत मांसपेशी है पूरे मानव शरीर की। नाम क्या है इसका? मास्सेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। याद रखिए दोस्तों जो ग्लूकोज का लेवल है वो किस में मापा जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज का स्तर कितना होता है तो याद रखिए 90 से लेकर 110 mg/dl, मतलब कि 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से लेकर 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर जो है ये एक स्वस्थ मनुष्य में ग्लूकोज का स्तर होता है उसके रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तरल संयोजी ऊतक। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये तरल संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक, ये मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20। दोस्तों याद रखिए जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 32 दांत होते हैं और जो कि 4 प्रकार के होते हैं। और इन 4 प्रकार का यदि आपसे नाम पूछा जाए तो वो है कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक तो 4 प्रकार के दंत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। दोस्तों ये मस्तिष्क का जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है। दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मलेरिया रोग कौन से मच्छर से होता है तो याद रखिए मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज से जो है मलेरिया रोग होता है। और ये पूछा जाए कि इसका कारक कौन है, पैरासाइट कौन है, परजीवी, तो वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिसका कैरियर कौन होता है? मादा एनाफिलिस, जिससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। और मलेरिया रोग की दवाई अगर पूछी जाए तो वो है क्लोरोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एडीज। जो एडीज मच्छर होता है वो जीका वायरस का वाहक होता है। दोस्तों याद रखिए पूरे विश्व में सबसे खतरनाक मच्छर जो है एडीज का ही एक प्रजाति होता है जिसको बोलते हैं एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी ये सबसे खराब प्रजाति होता है, सबसे खतरनाक प्रजाति होता है। ये जीका वायरस का कारण तो बनता ही है, येलो फीवर का भी कारण बढ़ता है। ये कौन सा? एजिस एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्क। दोस्तों जो मस्तिष्क होता है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है और इस रोग में क्या लक्षण होते हैं? याददाश्त में कमी होती है, निर्णय नहीं ले पाता है इंसान, बोलने में दिक्कत आती है और जो हाथ पैर होता है वो बहुत ही कांपने लगता है, जैसे कि बहुत कपकपी लगी हो। तो ये अल्जाइमर का लक्षण होता है। और इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है पूरे मानव शरीर का? सबसे अधिक प्रभावित तो मस्तिष्क होता है। और जब मस्तिष्क ही प्रभावित हो जाता है तो हर अंग जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैडमियम। दोस्तों याद रखिए ये जो इटाई इटाई रोग है ये 1912 में जापान के टोयामा में इसकी खोज हुई थी और यहीं पे इसका नाम पड़ा था इटाई इटाई। और ये कौन से रसायन के कारण होता है? ये कौन से रसायन की अधिकता के कारण होता है? कैडमियम। याद रखिए दोस्तों कैडमियम एक तत्व है और ये कैंसर कारक तत्व है, इससे कैंसर भी होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक तत्व है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है और ये हमारी हाइट बढ़ने में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और पीयूष ग्रंथि को याद रखिए मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। क्यों मास्टर ग्रंथि बोलते हैं इसको? क्योंकि ये अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके स्त्राव को नियंत्रित करती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पित्त का संचयन कहाँ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पित्ताशय में। दोस्तों याद रखिए पित्त का संचयन मतलब कि ये संचयित होता है पित्ताशय में, इसको गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है और इसका जो स्त्राव होता है वो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चाहिए होता है अस्थि और दांत के निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। दोस्तों याद रखिए इसका और क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट्स। और WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, वहां पर श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है और ये क्या करती है? ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बंदर। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कौन से बंदर से RH कारक की खोज हुई है तो याद रखिए मकाका रीसस, मकाका रीसस प्रजाति के बंदर से RH कारक की खोज हुई है। और इसका खोज किसने किया है? ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टनर ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंत में। दोस्तों याद रखिए स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वहां पर प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। और यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि प्रोटीन का पाचन जो है वो आरंभ कहाँ से होता है तो वो अमाशय से होता है और पूर्ण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 31 जोड़ी। दोस्तों याद रखिए मनुष्य के शरीर में 31 जोड़ी जो है वो मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कपाल तंत्रिकाएं कितनी पाई जाती है तो याद रखिएगा 12 जोड़ी। कपाल तंत्रिका 12 जोड़ी और मेरु तंत्रिका जो है वो 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का घनत्व जो है वो कम हो जाता है और उसकी कमी को पूरा करने के लिए लाल रक्त कणिकाएं जो है वो अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। दोस्तों याद रखिए हृदय की धड़कन को कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है? तो याद रखना मस्तिष्क का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा।
मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, और इसको नियंत्रित करने वाला तत्व अगर पूछा जाए तो वो है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन से बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4%। दोस्तों याद रखिए, जो श्वसन से वायु बाहर निकलती ना, जो CO2 बाहर निकल रहा है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उसमें 4% होती है CO2 की मात्रा। और देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो वायुमंडल में मात्रा होती है 0.03% से लेकर 0.04% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 12 जोड़ी। अभी अपन ने देखा है कि जो कपाली तंत्रिका होती है, क्रेनियल नर्व होती है, उसकी संख्या जो है वो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें खालिस्तान होता है, और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रक्त का स्कंदन नहीं होता। दोस्तों हीमोफीलिया एक्चुअली में एक आनुवांशिक डिजीज है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। खून अगर बह रहा है, अगर चोट लग गया और खून बह रहा है तो वो बहता जाता है, जिससे फिर एनीमिया भी हो जाता है, खून की कमी भी हो जाती है। अब याद रखिए, एग्जाम में एक और नाम पूछता है हीमोफीलिया का, और वो है ब्रिटिश रॉयल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड। देखिए दोस्तों, हमारा हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो 1 मिनट को हम ले लेते हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में वो धड़क रहा है 72 बार, तो एक धड़कन में कितना लगेगा? लगभग 0.8 सेकेंड। क्लियर है? इससे ये कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एक प्रकार का है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जैव उत्प्रेरक। दोस्तों ये जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और इसको जैव उत्प्रेरक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उत्प्रेरित करता है शरीर के अंदर जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, ये उसको उत्प्रेरित करता है, उसको बढ़ाने के लिए ये प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दृष्टिपटल। दोस्तों दृष्टिपटल को बोला जाता है रेटिना। रेटिना आप सुने ही होंगे। ये जो रेटिना होता है ना, उसमें फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रकाश को अपने अंदर लेते हैं और फिर वो उसको पहुंचाते हैं तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में। फिर मस्तिष्क पहचानता है कि जो चीज़ हमने देखा है वो क्या है, वो पहचानने का काम करता है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो रेटिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एड्रेनलिन। दोस्तों याद रखिए, फाइट एंड फ्लाई के लिए जाना जाता है एड्रेनलिन को। क्यों? जब भी खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तो एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाता है और तुरंत एक्शन लेने के लिए हमारी मांसपेशी जो होती है, वो पूरा हमारा शरीर जो है वो एक्टिव हो जाता है, और इसीलिए बोला जाता है फाइट एंड फ्लाई, या तो लड़ो या तो फिर वहां से भाग जाओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी टेंडन जो होता है वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लगभग 90%। दोस्तों याद रखिए, प्लाज्मा में जल जो है वो 90% पाया जाता है, और जल के अलावा इसमें प्रोटीन, खनिज, आयंस और ग्लूकोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 60%। दोस्तों याद रखिए, पूरे मानव शरीर की अगर बात की जाए तो उसमें 60% तो जल होता है, लेकिन यदि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मस्तिष्क में जो है जल की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 85% जो है मस्तिष्क में जल की मात्रा होती है। रक्त में अगर पूछा जाए तो लगभग 79% जो है, फेफड़ा में अगर पूछा जाए
तो 80% जो है वो जल की मात्रा होती है। और पूरे मानव शरीर की बात की जाए तो 60% जो है वो जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लगभग 5 से 6 लीटर। दोस्तों याद रखिए, ये जो है एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है। और याद रखिए, इस 5 से 6 लीटर को हम ये भी बोल सकते हैं 1.2, 1.2 से लेकर 1.5 गैलन। गैलन भी यूज किया जाता है इसके लिए। और ये शरीर के वजन का लगभग 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7.35 से 7.45 पीएच तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 206। दोस्तों याद रखिए, जो शिशु जन्म लेता है उसमें अस्थियां जो होती है वो लगभग 300 के बराबर होती है। बाद में फिर वो अस्थियां जो है जुड़ती जाती है, फिर वयस्क होते तक जो है वो 206 अस्थियों में बदल जाती है। तो वयस्क में अस्थियों की संख्या कितनी है? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्च के। दोस्तों मैंने पहले ही बताया है, लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अचल संधि द्वारा। इस अचल संधि को फिक्स्ड संधि भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए कि ये जो संधियां होती है ना, उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ये बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, गति नहीं होती है। और इसलिए ये जो खोपड़ी की हड्डियां हैं उसको एक बहुत ही मजबूत जुड़ाव प्रदान करती है। आप खुद ही सोचिए, आपकी खोपड़ी की हड्डी अगर हिल जाए तो क्या होगा। इसलिए वहाँ की जो संधि है वो अचल संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट भी बोला जाता है ना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुधिर द्वारा। ब्लड द्वारा जो है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। आपको पता है इसमें मुख्य भूमिका जो है वो आरबीसीज निभाती है। दोस्तों याद रखिए कि फेफड़ों में छोटी छोटी थैलियां पाई जाती है जिसको बोलते हैं एल्विओलाई। एल्विओलाई, ये जो छोटी छोटी थैलियां इस प्रकार पाई जाती है और इसमें ऑक्सीजन भरता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स चक की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक की जो क्रिया है वो पूर्ण होती है। दोस्तों ये भी याद रखिए कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर रहने वाले में आरबीसीज की संख्या अधिक होती है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अस्थि को अस्थि से। बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। जैसे कि आप अपने हाथ को देखिए, वहां पर 2 हड्डियां हैं, तो उस 2 हड्डी के बीच में जो सीमेंट का काम करता है ना, वो लिगामेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ऑस्ट्रिया के, जिन्होंने किसकी खोज की है? रक्त समूह की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ और शिशु के मध्य गले लगने या चूमना किस हार्मोन के स्त्रावण को प्रेरित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसको कडल हार्मोन भी कहा जाता है या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहा जाता है। 2 लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। ये रिलेशनशिप्स और इमोशनल अटैचमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधपीत या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दृष्टिपटल रेटिना। दोस्तों इस बिंदु से आंख की सभी तंत्रिकाएं जो होती है वो बाहर निकलती है और इस स्थान पर किसी भी तरह का प्रतिबिंब नहीं बनता है और उस बिंदु को कहा जाता है अंध बिंदु। अंध मतलब समझिए यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बिंदु बनेगा ही नहीं, कोई भी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमोनिया। दोस्तों याद रखिए, सबसे विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ तो है अमोनिया। अमोनिया के बाद है यूरिया, और यूरिया के बाद आता है यूरिक एसिड। तो इस क्रम में जो है विषाक्तता पाई जाती है। सबसे ज्यादा विषाक्त अमोनिया, उससे कम यूरिया, और उससे भी कम यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एड्स। दोस्तों HIV जो वायरस होता है उससे कौन सा रोग होता है? एड्स। और HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये जो एड्स होता है, AIDS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लगभग 2 लाख से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शीर्ष ग्रंथि। दोस्तों याद रखिए, जो शीर्ष ग्रंथि है वो मेलेटोनिन उत्पन्न करती है। ये हमारे नींद के पैटर्न को कंट्रोल करता है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शीर्ष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्स। दोस्तों एड्स की पहचान के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। अगर आपसे एलिजा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंट एसे। ये जो है एलिजा का फुल फॉर्म है। और इसे कौन से रोग की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है? एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केराटिन। दोस्तों केराटिन जो है वो नाखून और बाल दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उसकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। क्लियर है? अब ए और ओ ही है, तो अब बी की तो संभावना ही नहीं है ना, तो या तो ए होगा या तो फिर ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिम्फोसाइट्स। दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है उसमें लिम्फोसाइट्स नाम की कोशिका पाई जाती है, और ये एक प्रकार से एंटीबॉडी की तरह काम करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरी। दोस्तों याद रखिए, बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होती है। और जिन राज्यों में चावल का अधिक सेवन किया जाता है वहां पर सामान्यतः देखा जाता है कि B1 की कमी हो गई है और बेरी नाम का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मच्छर। दोस्तों आपको पता ही होगा ये मच्छर जो है, कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज, जो प्लाज्मोडियम परजीवी को कैरी करती है और इससे मलेरिया जो है रोग होता है। मैं आपको बता दूं मलेरिया के लिए कौन सी दवाई उपयोग की जाती है? क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRI का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। दोस्तों वैसे एक और स्कैन का नाम आप बहुत सुनते होंगे, सिटी स्कैन। बहुत होता है ये, जब भी सिर में कोई समस्या होती है डॉक्टर बोलता है सिटी स्कैन करवा के लाओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ये सबसे पहले तो डॉक्टर सिटी स्कैन करने को बोलता है, फिर भी जब सिटी स्कैन में क्लियर नहीं हो पाता है तब फिर वो बोलता है कि MRI करवा के लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों? हड्डियां बहुत ही कमजोर और नाजुक हो जाती है, अगर हल्का से टक्कर लग जाए तो वो टूट भी सकती है। इसके लिए किया जाता है BMD परीक्षण, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस को पहचाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप से संबंधित है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सामान्य जीवन में पोटेशियम की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो 2 ग्राम होती है। मतलब आपके दिन भर के डाइट में 2 ग्राम जो है वो पोटेशियम जाना चाहिए, तब तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, नहीं तो लो ब्लड प्रेशर की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए स्फिग्मोमैनोमीटर। जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है ना, वो डॉक्टर आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर मापते हैं, वो जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। हम उसको बोल सकते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, या फिर हम बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोल सकते हैं 310 केल्विन। तो फ़ारेनहाइट भी यूज़ होता है, सेल्सियस भी और केल्विन भी, मानव शरीर का तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय से, जिसको हम पैनक्रियास भी कहते हैं। और दोस्तों याद रखिए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से फिर मधुमेह रोग होता है, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, या शुगर की बीमारी, शक्कर की बीमारी कहा जाता है। ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, जब पैनक्रियास अग्नाशय जो है वो सही तरीके से काम करना बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। दोस्तों याद रखिए, जो प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है ना, उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट्स की कमी को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और जब भी डेंगू होता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स की ही कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन डी, यूरीमिया। जब भी किडनी काम नहीं करेगा तो यूरिया की मात्रा तो बढ़ेगी, क्योंकि क्या काम कर रहा है किडनी? यूरिया को ही तो बाहर निकाल रहा है। तो उसकी जो बढ़ी हुई मात्रा है ब्लड में, उसको क्या बोला जाता है? यूरीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? और इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एफ.जी. बेंटिंग ने। एफ.जी. बेंटिंग ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया है। जब भी पैनक्रियास सही तरीके से काम ना करे तो इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाएगा और फिर होगा डायबिटीज़, तो फिर बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो उसका आविष्कार किसने किया है? एफ.जी. बेंटिंग ने। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लाई हूँ, जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसी से रिलेटेड है, आपको टेस्ट में देना है और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? इसका आंसर बताइए कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? कहाँ पर बताएंगे आप? कमेंट बॉक्स में। और दूसरा क्वेश्चन क्या आपके लिए, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? अब इसका आंसर मुझे दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। 2 बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं। अच्छा दोस्तों, आपको अगला टॉपिक फिर से 100 क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट पर चाहिए, कौन से टॉपिक पर चाहिए, ये भी मुझे कमेंट में बताएं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आएंगे। आपको मैं ये भी बता दूं, हमारी पेड पीडीएफ की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, इसको आप नोट कर लें। इसमें आपको 2022 2023 के करंट अफेयर्स और सारे सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।